हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार एसएससी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर आप 5 देख रहे हो एडिटोरिया का। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया है। देखिए, आज के इस क्लास में भी आपको टोटल जीके जीएस का जो भी क्वेश्चन है वो करवा दिया जा रहा है। जो लोग नए हो देखिएगा, प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट और सेकेंड में आपको मैथ्स और रीजनिंग का भी क्लास दे दिया गया है, उसे आप देख लीजिएगा। अभी आप सेट नंबर 5 देख रहे हैं। यहाँ पे अभी आपको टोटल 15 सेट तक देखना है। उसके बाद आपका एडिटोरिया का जो सेट नंबर 3 है वहाँ से मैथ्स और रीजनिंग का क्लास भी दे दिया जाएगा। पहले आप जीके जीएस को एक बार अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। क्लास का अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप आप सबसे पहले ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको काफ़ी सारा कुछ, जैसे कि प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म का जो प्रैक्टिस सेट टोटल 20 सेट है ख़त्म हो ही चुका है, क्राउन ख़त्म हो चुका है, और भी काफ़ी कुछ है जो आप एक बार आकर देख लीजिएगा। तो वहाँ से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा और क्लास का जो है प्लेलिस्ट में आकर आप एक बार क्लास को चेक कर लीजिएगा। आप में से अगर कोई टेलीग्राम यूज नहीं करते हो तो इस नंबर पे आप मैसेज करिएगा, आपको क्लास का पीडीएफ यहाँ पे व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगा 9576843550। कोशिश करना है आपको, अगर आप टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं तो ही मैसेज करिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपके लिए। वहाँ पे और भी काफ़ी सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है और भी अभी बीएसएससी के लिए काफ़ी कुछ आना आपके लिए अभी बाकी है। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, यहाँ से आपका रीजनिंग का सवाल है तो इसे चलिए छोड़ देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आपका 48 तक जो है ना, मैं रीजनिंग वगैरह का सवाल है तो इसे छोड़ दिया जाए। ये यकीन मानिएगा, मैथ्स, ये आपका जीके जीएस का क्लास ख़त्म होने के बाद आपको मैथ्स करवा दिया जाएगा, अच्छे से बताकर समझाकर आपको मैथ्स का क्वेश्चन भी, आंसर भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। नंबर 49 देखिए, बताना है कि किसी पिंड का सीमांत वेग निर्भर नहीं करता है। बताइए, किसी पिंड का सीमांत वेग पूछा है आपसे, वो किस चीज़ पर निर्भर नहीं करता है? तो 49 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, तरल की ऊंचाई पर निर्भर नहीं करता है। ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जैसे मैं आपका है ना सवाल कि सीमांत वेग जो है ये किस पे निर्भर करता है। सीमांत वेग अगर पूछे निर्भर किस पे, तो वस्तु का जो आपका त्रिज्या है, वस्तु का आपका जैसे उसके त्रिज्या दिया हुआ त्रिज्या हो जाएगा, घनत्व पे करता है, या आपका श्यानता गुणांक पे करता है, तरल के घनत्व पे करता है, ठीक है। बट तरल की जो ऊंचाई है इस पर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। नंबर 50 देखिए, अनुदैर्ध्य तरंग निम्न में से किस से होकर नहीं गुजर सकती है? तो 51 का बताइए राइट आंसर क्या होगा, किससे नहीं गुजर सकती है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ से? निर्वात से ये नहीं गुजर सकती है। कौन सा? अनुदैर्ध्य तरंग नहीं गुजरती है निर्वात से, बाद बाकी ठोस, गैस, द्रव से ये गुजर सकती है। नंबर 51, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनेगा? बताइए कहाँ पर बनना होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी राइट आंसर, वक्रता केंद्र पर। देखिए, एक अवतल दर्पण के कहाँ पर? वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु का प्रतिबिंब पूछे कि कहाँ बनेगा, रखे वस्तु का जो प्रतिबिंब है कहाँ पर, तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है, ये ध्यान रख लीजिएगा। नंबर 52 बताइए, प्रास्त्रव वे ध्वनियाँ होती हैं जिनकी आवृत्ति जो है वो कैसी होती है? बताइए। तो पहले भी बहुत बार बताया जा चुका है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है ये आपका प्रास्त्रव ध्वनि का जो आवृत्ति है, ठीक है। तो एक बात आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इसे ही आप अल्ट्रासोनिक वेव्स के नाम से भी जानते हैं। ये जो है ना, हम आप जो है, मनुष्य जो है इसे नहीं सुन सकता है। तो सवाल है कि कौन सुन सकता है? तो आपको पहले बताया जा चुका है, जैसे जानवर में कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ वगैरह है ना, तो ये सब ध्यान रखेंगे कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि अगर पूछेगा आवृत्ति कौन सुन सकता है, तो कुत्ता, बिल्ली वगैरह, और इसे ही आप प्रास्त्रव ध्वनि के नाम से जानते हैं। नंबर 53, यहाँ पे बताना है कि कौन है जो सुमेलित नहीं है? बताइए, इन चारों में से आपको कौन दिख रहा है? बताइए। देखिए, ऑप्शन नंबर जो आपका ओम है ना, ये यहाँ पे गलत क्या होना है ना, ये आपका विद्युत आकर्षण का जो नियम दिया हुआ है ना, विद्युत प्रतिरोध का नियम, आकर्षण नहीं, यहाँ पे आपको प्रतिरोध करना है, ठीक है। प्रतिरोध का नियम ओम यहाँ पे सही होगा। गति विषयक नियम न्यूटन, सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन के द्वारा, और लॉगरिथम नियम जो है ये आपका जॉन नेपियर के द्वारा। ये सारा यहाँ पे बिल्कुल सही मैच किया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। किसी तत्व की परमाणु संहति जो है निम्नलिखित में से किसकी संख्या के योग के बराबर होती है? राइट आंसर कमेंट करके बता सकते हैं आप। क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कोशिश करिए क्वेश्चन नंबर डालने का, 54 लिख के ABCD जो भी आप दे सकते हैं ऐसे लिखिए, नहीं तो ABCD करेंगे कुछ भी पता नहीं चल पाता है सही से कि आप किसका जवाब सही से देना चाहते हैं।
तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे देखिए, केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या पर ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी पूछेगा कि ये किसी तत्व की परमाणु संहति निम्नलिखित में से किसकी संख्या के योग के बराबर होती है, तो केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। ठीक है, नंबर 55 देखिए, बताना है आपको यहाँ पे कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे आप किस नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सहसंजक बल जो है ना, क्या होता है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में ये बल लगता है। ठीक है, कौन सा होता है वो, उसे आप सहसंजक बल के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे जैसे ऑप्शन नंबर आपका बी है ना, असंजक बल, ये क्या होता है याद करिए, तो ये आपका हो जाएगा विपरीत अणुओं के बीच अगर पूछेगा ना, विपरीत अणुओं के बीच कौन सा, तो आपको असंजक बल बता देना है। ठीक है, नंबर 56, डॉपलर प्रभाव निम्न में से किसके लिए लागू होता है, बताइए। डॉपलर प्रभाव के लिए आप क्या बताएंगे। ऑप्शन नंबर आपका ये सापेक्ष, ये जो गति होगा इसके लिए डॉपलर प्रभाव का जो मतलब ये है लागू होता है। ठीक है, देखिए ऐसे समझिए कि जब ध्वनि स्रोत जो है ना और जो श्रोता होता है सुनने वाला, उसके बीच का जो अपेक्षित गति होती है ना, तो ध्वनि की आवृत्ति वहाँ पे बढ़ या फिर घटते हुए आपको फील होगा। ध्यान रखेंगे, इसे ही आप डॉपलर प्रभाव के नाम से जानते हैं। ठीक है, नंबर 57, निम्न में से किसे अखिल भारतीय टेनिस संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, बताइए। अखिल भारतीय टेनिस संघ का नया अध्यक्ष कौन है, 57 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अनिल जैन जो है ये अखिल भारतीय टेनिस संघ के नए अध्यक्ष के रूप में बन चुके हैं। नंबर 58, संसद ने किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित कर दिया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय पूछेगा तो ये गुजरात में मतलब पारित कर दिया गया। ठीक है, गुजरात के गांधीनगर में ये कहिए कि जो रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय है ना, इसको राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के रूप में मतलब अपग्रेड करने का एक काम कहिए कि कर दिया गया है। किसके द्वारा, संसद के द्वारा। अनिल बैजल के इस्तीफे के बाद दिल्ली का नया उपराज्यपाल जो है ना, वो किसे नियुक्त किया गया है, बताना है। यानी कि दिल्ली का नया अभी जो है उपराज्यपाल है वो कौन है, तो 59 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए उपराज्यपाल बन चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 बताइए कि विश्व का वह पहला देश जहां महिलाओं को सैनिटरी प्रोडक्ट्स जो आपका है इसको निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने हेतु वहां के संसद के द्वारा एक कानून पारित कर दिया गया। मतलब सैनिटरी जो प्रोडक्ट्स होता है ना, वो अब फ्री में मिलेगा। कहाँ पर, किस देश में, तो ऑप्शन नंबर ए स्कॉटलैंड में। ध्यान रखेंगे, बिल्कुल अब फ्री में सैनिटरी पैड्स जो है ये मिलेगा महिलाओं के लिए। केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई कौन सा स्वनिधि योजना समाज के किन वर्गों को आसान ऋण प्रदान करने के लिए शुरू की गई है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। रेहड़ी पटरी वाले जो विक्रेता हैं, जैसे आप स्ट्रीट वेंडर के नाम से जानते हैं ना, इनको अब ना 10,000 रुपये तक का जो ऋण है मतलब देने के लिए कौन सा, तो स्वनिधि योजना स्टार्ट किया गया है। नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा देश RCEP समझौते में शामिल नहीं है, बताना है। तो आर से आपका क्या होता है, ध्यान रखिएगा, रीजनल, फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है ना। फिर आपका सी से क्या होगा, सी से हो जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव। ई से आपका हो जाएगा इकोनॉमी, और पी से आपका हो जाएगा पार्टनरशिप। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें पूछा है कौन सा देश नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत। ध्यान रखेंगे, यह जो आपका रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है समझौता, इसमें भारत शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। निम्न में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां नंबर का जो सदस्य देश है वो बन गया है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, नंबर डी आपको टिक करना है, अंडोरा। ध्यान रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो 190वां नंबर का जो सदस्य देश है वो आपका अंडोरा है। ठीक है, अगर आपका पूछेगा कि इंटरनेशनल मुद्रा कोष यानी कि जो IMF है ना, इससे पहले यानी कि 190 से 189वां नंबर का देश कौन सा था, आपको अगर ये पूछ लेगा तो आपको नौरू ध्यान आ जाना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, नौरू जो है ये आपका 189वां नंबर का देश है, ये ध्यान रखेंगे। 190 नंबर का पूछेगा तो आपको अंडोरा बता देना है।
नंबर 63 के बाद 64 पे चलिए। यहाँ पे बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2022 का जो विषय यानी कि सब्जेक्ट यानी कि थीम जो था वो क्या रहा था। थीम वगैरह पूछा ही जाएगा 2021 का 22 का। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा यहाँ पे, बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर ऑफ ऑल लाइफ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 के बारे में बताइए। इस रिपोर्ट में ना भारत का कौन सा स्थान मिला है, भारत को कौन सा स्थान मिला बताइए। नंबर 65 का बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2021 में पूछेगा तो 101वें नंबर पे आपका देश है कौन सा, तो भारत है। नंबर वन माफ़ कीजिएगा, देखिए नंबर 66 वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार, ठीक है, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक प्रतिशत वन वृद्धि दर्ज की गई है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। कहाँ पर 2021 के अनुसार पूछेगा तो कैमूर में। नंबर 67 बताना है कि देखिए हाल ही में कौन सा देश है जो SCO का नवा सदस्य बन गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका बताइए यहाँ पे क्या होगा 67 का। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ईरान जो है ना, जो आपका है ये ध्यान रखेंगे SCO का ना यानी कि शंघाई सहयोग संगठन का 21वां नंबर का जो शिखर सम्मेलन हुआ था, इसमें ना 9वां देश बनने का रिकॉर्ड जो बना है वो कौन बना है, तो ईरान बना है। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है बताइए, क्या राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता के रूप में आप किसे, ऑप्शन नंबर डी साइमन कुजनेट्स को आप जानते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता पूछेगा साइमन कुजनेट्स, आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे टिक करना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है बताइए, नंबर 69 का। तो आपको पता ही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, वाशिंगटन DC। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। आज का जो सेट है फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इजी है, ध्यान रखिएगा आप, आज का सेट काफ़ी ज़्यादा इजी है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा बच्चा वाला क्वेश्चन सब आज के सेट्स में दिया गया है, इसीलिए डिस्कशन वगैरह ज़्यादा आपको नहीं करवाया जा रहा है। और ये सब जो है ना, जो आपका प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम फर्स्ट था उसमें, फिर जो आपका किरण पब्लिकेशन का सेट हो चुका है उसमें, साथ ही साथ क्राउन पब्लिकेशन का 15 सेट था, उन सब में से ही मानिए एक तरह से आज का ये सेट आपको पता चल रहा होगा, सेम है अगर आपने उस क्लास को देखा होगा तो। भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का जो विनियमन है ना वो कौन करता है, विनियमन कौन करता है भारत में कृषि उत्पाद से संबंधित बाजार का, तो नंबर 70 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम के द्वारा ये किया जाता है। निम्नलिखित में से किस उत्तक को चालन उत्तक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ना सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जाइलम उत्तक को आप क्या कहते हैं, चालन उत्तक भी इसे आप कहा जाता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा यहाँ पे जो है सही सुमेलित है बताइए, नंबर 72 का बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो देखिए समझिएगा, यहाँ पे उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है ना ये डी ब्रिज के द्वारा दिया गया है, यह आपका सही है। फिर आपका जैसे यहाँ पे विकास का सिद्धांत किसके, तो डार्विन के द्वारा दिया गया था, बिल्कुल सही है। और एक जीन एक एंजाइम का जो सिद्धांत है ये बीडल और टैडम के द्वारा भी ये भी दिया गया था। बी सी भी दोनों यहाँ पे तीनों सही है, इसीलिए आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी टिक करना है यार, ये आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिका का बना होता है, तो 73 का ऑप्शन नंबर, एक कोशिका का जो है ना देखिए अमीबा तो होता ही है, पैरामीशियम भी होता है, जीवाणु भी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ये आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नंबर 74, शरीर का कौन सा भाग अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है, तो 74 का ऑप्शन नंबर ए होगा। यकृत जो है ना अमोनिया को यूरिया में ये चेंज करने का काम यकृत ही करता है। मनुष्य के शरीर में अपेंडिक्स का जो काम है ना, मुख्य कार्य ये बताना है कि मनुष्य के शरीर में इसका क्या काम होता है। तो पाचन में सहायक बिल्कुल नहीं, पानी का अवशोषण भी नहीं, शरीर के रुधिर के संचालन में से ये भी नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे डी करना है, ठीक। जो है ना अपेंडिक्स का काम कुछ भी नहीं होता, बट ये जान लीजिए अपेंडिक्स पेट में रहता है और कहा जाता है प्रॉब्लम जब आता है पेट वगैरह दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से अपेंडिक्स के पेट में फट जाने से इंसान की जान भी जा सकती है, मृत्यु हो सकती है, ध्यान रखिएगा।
यदि माता का रुधिर वर्ग ब्लड के बारे में कह रहा है कि O है और पिता का रुधिर वर्ग AB है, तो बताइए संतान का रुधिर वर्ग क्या हो सकता है? तो A और B दोनों में से कुछ भी हो सकता है। नंबर 77, किस रोग की विकृति के लिए ना विडाल परीक्षण किया जाता है? ठीक है, यह भी आपको बताया ही जा चुका है। बताइए कि विडाल परीक्षण जो है ना ये क्यों किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे टाइफाइड जो बुखार होता है ना उसका पता लगाने के लिए विडाल टेस्ट का यूज आप करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर आपका हो जाएगा। नंबर 78, पादपों में मूल रोम के द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह क्या कहलाता है? नंबर 78 का देखिए कह रहा है पादपों में मूल रोम द्वारा जो जल है ना जिस प्रक्रिया से अवशोषित कर लिया जाता है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? 78 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, उसे आप पराशरण के नाम से जानते हैं। नंबर 79, पक्षी और चमगादड़ अच्छा उड़ते हैं, ये बात सही है। कह रहा है कि फिर भी चमगादड़ पक्षी से यह भिन्न होता है। क्यों भिन्न होता है? क्योंकि ना इसका जो डायफ्राम होता है ना उसी के वजह से। तो ऑप्शन नंबर देखिए जो आपका बी है ना मध्यपट यानी कि डायफ्राम की वजह से ये क्या होता है? अलग होता है, भिन्न होता है। नंबर 80, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, फटाफट आप कमेंट करके बता सकते हैं राइट आंसर। अस्थियों और दांतों में मौजूद जो रासायनिक तत्व है बताइए कि कौन सा होता है? अस्थियों और दांतों में कौन सा रासायनिक तत्व होता है? ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम फॉस्फेट, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूट्रॉनिक समूह है बताना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी जो है ये हो जाएगा, सम न्यूट्रॉनिक समूह पूछा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे, अलग अलग तत्व का जो परमाणु होता है ना जिनमें कि न्यूट्रॉनों की जो संख्या समान होती है उसे ही जो हम लोग है ना सम न्यूट्रॉनिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट। क्रायोलाइट निम्न में से किसका अयस्क है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। देखिए क्रायोलाइट, बॉक्साइट, कोरंडम, ये जो डायस्पर है ये सारे ना एल्युमिनियम का ही क्या होता है? अयस्क के रूप में ये सारा होता है। ठीक है, नंबर 83 देखिए, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग जो है हवा में फीका पड़ जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से। ध्यान रखेंगे पीतल का रंग हवा में अगर पूछेगा फीका किसके वजह से तो हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से होता है। भारी जल का अनुभार बता दीजिए कितना होता है? नंबर 84 का क्या होगा राइट आंसर? तो अगर भारी जल का अनुभार आपसे पूछे ऑप्शन नंबर 20 होगा। ठीक है, 20 होता है। अगर पूछेगा एग्जैक्ट डेटा आपसे तो आपको देखिए 20.030 ग्राम मोल ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर साधारण जल का अनुभार पूछेगा तो आपको क्या बताना है? जो ऑप्शन नंबर ए है 18 यानी कि 18.016 ग्राम मोल आपको ये बताना है साधारण जल का। नंबर 85, बताइए कि कॉपर सल्फेट का अन्य नाम क्या होता है? क्या आप जानते हैं कॉपर सल्फेट का अन्य नाम बताना है? तो 85 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नीलाथोथा, बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे एक है जो विस्फोटक के रूप में नहीं है बताना है? नंबर 86 बताइए। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है ना ये आपका विस्फोटक नहीं है। बाद बाकी पोटेशियम क्लोरेट, TNG और TNT जो है ये सारे विस्फोटक ही हैं। ध्यान रख लीजिएगा यहाँ पे कि विस्फोटक अगर पूछेगा नहीं है तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है ना यह नहीं होता है। तो अब सवाल है कि यह क्या होता है? तो आप जानते हैं कि जो पेशेंट वगैरह को बेहोश करने के लिए ये नाइट्रोक्लोरोफॉर्म ही दिया जाता है। ठीक है, बाद बाकी आपका पोटेशियम क्लोरेट, TNG और TNT ये तीनों जो है आपका विस्फोटक के रूप में है। खुले में कुछ देर तक दूध को रखने पर यह खट्टा हो जाता है, क्यों होता है? क्योंकि ऑप्शन नंबर डी लैक्टिक अम्ल की वजह से दूध खट्टा हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो 88 का बताइए ऑप्शन नंबर क्या होगा? इन चारों में से ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका। यहाँ पे 88 में आपसे एक सवाल है, बताइए कि कौन सा महाद्वीप है जो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? इन चारों ऑप्शन के अलावा आपसे पूछा जा रहा है टोटल महाद्वीपों में से सबसे जो बड़ा महाद्वीप है आप किसे जानते हैं? सबसे बड़ा महाद्वीप का आपको नाम पूछा जा रहा है, बताइए कौन सा होगा? नंबर 89, विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो देखिए पहले भी बताया जा चुका है बहुत बार, वलित पर्वत में पाया जाता है। जैसे में हिमालय, आल्प्स, यूराल, रॉकीज, एंडीज ये सारे पर्वत जो है ना ये वलित पर्वत का ही मतलब उदाहरण है। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि है जो जोड़ती है?
यहाँ पे हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ने का पूछा है, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर। बाब अल मंदेव जल संधि ना इन दोनों को ये जोड़ने का काम करती है। ठीक है, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल को आप किस नाम से जानते हैं? बताइए क्या होगा पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नीलगिरी पहाड़ी जो है ये आपका दोनों का क्या होगा? मिलन स्थल है। ठीक है, नंबर 92, भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्नलिखित में से किससे होता है? काफ़ी इजी क्वेश्चन आपका है आज, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, दक्षिण पश्चिम मानसून से क्या होता है? ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा बारिश होता है। ठीक है, कितना परसेंट अगर पूछ ले? 95% होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और देखिए एक सवाल यहाँ पे जो अभी आपका था ना, क्वेश्चन नंबर 91 देखना है। देखिए 91, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल आपसे पूछा था ना, नीलगिरी पहाड़ी होता है, बिल्कुल सही है। देखिए नीलगिरी पहाड़ी का जो इसको ना नीलगिरी पहाड़ी को आप ब्लू माउंटेन के भी नाम से जानते हैं, ये बात तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ब्लू माउंटेन पूछ लेगा तो ये बता देना है। अगर पूछेगा इसकी सर्वोच्च चोटी, सबसे जो ऊंची चोटी है उसका नाम बता दीजिए, तो आपको नाम दो दा बेटा, एकदम ध्यान आ रहा होगा। अगर पूछेगी कितना मीटर या कितना सेंटीमीटर या किलोमीटर, कुछ भी कितना ऊंचाई है, तो आपको 2637 मीटर याद रख लेना है, इतना मीटर यह ऊंची है, 2637 मीटर ऊंची आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर 93 बचा था, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? काफ़ी इजी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केरल है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? बताइए 94 का। देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ना, ये तेल जो है इसकी नहीं है, ध्यान रखेंगे। तेल नदी महानदी का, यह आपको ध्यान रख लेना है, किसका? महानदी का यह जो है ना क्या है? सहायक नदी है। और साथ ही साथ जैसे आप देखिए कोयना है, कोयना हो जाएगा, भीमा हो जाएगा, पंचगंगा है, और आप एक दो नाम और आप जान लीजिए, इसमें घाट प्रभा था, तुंगभद्रा था, ये सारे ना कृष्णा के ही किसकी है? कृष्णा के क्या है? ये सारे सहायक नदियां हैं। ठीक है, नंबर 95, निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन भारत में सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। 95, आइए 96 देखते हैं। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, यह कथन किसका है? बताइए। तो 96 का ऑप्शन नंबर आपका आइवर जेनिंग्स का ये कहावत है। ठीक है, कहा गया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जो है ये मतलब कि संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, बहुत ही ज़्यादा ईजी, ऑप्शन नंबर सी, 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था समाजवादी शब्द को। कब हुआ था? 1976, 1976 में। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? लास्ट वाले प्रैक्टिस सेट में भी यह था, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? बताइए। तो आपको पता है ऑप्शन नंबर बी, राज्य सरकार का संवैधानिक जो कार्यकारी अध्यक्ष हेड हैं ये राज्यपाल ही होते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? कौन हटाने का किसके पास अधिकार रहता है? तो ऑप्शन नंबर डी, संसद के द्वारा ये हट सकते हैं। बताइए कि लोकसभा चुनाव का जो कोई प्रत्याशी है अपनी जमानत वो खो देते हैं, कब खोते हैं? उसे कितना मत प्राप्त नहीं हो सकता है अगर तो ऑप्शन नंबर जो वैलिड मत का ऑप्शन नंबर 1 ये आपका 1/6 भाग अगर नहीं मिला तो जमानत खो देते हैं वो। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी, 65 वर्ष का एज अगर पूछेगा तो 65 वर्ष। राज्य की विधानसभाओं का जो निर्वाचन का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा अगर पूछेगा तो? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, अनुच्छेद 170 में दिया हुआ है। ठीक है, नंबर 104। अच्छा, मैथ्स का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कहा है क्वेश्चन देखिए, a + b का a + b = 7, ab का मान 6, a³ + b³ का मान बताना है। बताइए क्या होगा? बना पाएंगे? यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे? सबसे पहले आपको करना क्या है समझिए, यहाँ पे a³ + b³ दिया हुआ है, आपको फार्मूला याद है? नहीं याद है तो सबसे पहले फार्मूला याद कर लीजिए। आपको रीजनिंग के लिए जो रीजनिंग का जो क्लास आएगा सबसे पहले आप A B C D E F करके अपने कहीं पे बोर्ड वगैरह पे लिख लीजिए, रूम में लिख के रख लीजिए,
और ए एक नंबर पे, बी दूसरे नंबर पे, सी तीसरे नंबर पे, डी चौथे नंबर पे, पाँचवें नंबर पे आता है। आप इसे याद कर लीजिएगा। जो लोग नए हों, फर्स्ट टाइम क्लास देख रहे हैं, आप ही लोग को कहा जा रहा है कि आप सबसे पहले ए से लेके जेड तक का नंबर याद कर लीजिए। यहाँ क्योंकि आपके रीजनिंग के सवाल में आएगा ना, यदि पी बराबर दिया हुआ रहेगा कि पी बराबर मान लीजिए 5 है, ए बराबर 6 है, सी बराबर आपका दे देगा 7 है, तो बताइए डी बराबर क्या होगा। इस तरह का काफ़ी क्वेश्चन आएगा जिसमें कि आपको सबका वैल्यू, सबका मान याद रखना है कि किस नंबर पे कौन आता है। तो उसे आप बिल्कुल याद कर लीजिए, नहीं तो फिर आपको समझाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, आपसे रीजनिंग बनेगा नहीं। और लगभग 50, 60, 70 के आसपास रीजनिंग का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ए क्यूब प्लस बी का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो आपका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। ठीक है, यहाँ पे करना क्या है, तो ए प्लस बी का होल क्यूब यहाँ पे 7 दिया हुआ है ना, इसको आप पुट करेंगे तो यहाँ पे 7 का क्यूब आ जाएगा, माइनस है तो माइनस 3 यहाँ पे है 3। ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको ए का वैल्यू है, अच्छा एक ए बी यहाँ पे दिया हुआ है और ए प्लस बी का यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको 6 इंटू आपका हो जाएगा ये 7 इस तरह से। ठीक है, बराबर इसको आपको सॉल्व करना है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 343 हो जाएगा, माइनस 7 गुना 6 माइनस 3 करिएगा तो आपका आ जाएगा माइनस 126 आता है। बस इसे सॉल्व कर माइनस कर दीजिएगा, जो आपका राइट आंसर होगा वो आपको यहाँ पे पुट कर देना है, अपना ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, नंबर 129। यह क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया था आप लोगों से, और सही जवाब काफ़ी लोग दिए थे, बहुत अच्छा लगा था। देखिए भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम बताइए कि क्या होगा, क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, अप्सरा आपको जवाब देना है। ठीक है, देखिए भारत में ना, भारत का जो प्रथम परमाणु रिएक्टर है ये तो आपका अप्सरा बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे आप समझिएगा, अभी अगर टोटल पूछे तो 22 परमाणु रिएक्टर जो है आपका काम कर रहा है देश में। ठीक है, कितना, 22 काम कर रहा है। भारत का अगर प्रथम आणविक केंद्र पूछता है तो आपको यहाँ पे तारापुर बताना है। प्रथम आणविक केंद्र अगर पूछ लेगा तो ये आपका तारापुर हो जाएगा। ठीक है, अग्नि जो है भारत का पहला मध्यम दूरी वाला जो मिसाइल है ये आपका कौन सा, तो ये अग्नि ही रहा था। ठीक है, और भारत का जो प्रथम प्रक्षेपास्त्र था इसका, उसका नाम अगर पूछेगा तो आपको पृथ्वी बता देना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पृथ्वी था। आइए नंबर 130 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह जो है ये आपका वाटर लिली है। बताइए वाटर लिली कहाँ का, किस देश का चिन्ह है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाटर लिली बांग्लादेश का है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रांस, बताइए कि फ्रांस का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है। फ्रांस का आपका हो जाएगा बस लिली, कंफ्यूज नहीं करिएगा, बस लिली होगा। जापान का अगर पूछता है, जापान का बताइए क्या होता है, तो गुलदावदी, इस तरह से गुलदावदी लिखाएगा। और अगर फ्रांस का पूछेगा बताइए फ्रांस का क्या होगा, तो क्या बताना है, फ्रांस का होता है आपका, फ्रांस का तो आपने देख ही लिया, ले ली। भारत है, भारत का आपका क्या है, अशोक स्तंभ हो जाएगा, अशोक स्तंभ। ठीक है, आइए नंबर 131, भारत के राष्ट्रीय पशु के बारे में बताना है, कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, बाघ है। और ध्यान रखेंगे भारत का जो है राष्ट्रीय विरासत पशु पूछ लेगा आपसे, तो आपका ये जो हाथी है ना, ये आपका ना राष्ट्रीय विरासत है, राष्ट्रीय विरासत अगर पूछेगा तो आपको हाथी बता देना है। ठीक है, जलीय जीव जो है आपका ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो डॉल्फिन है। आइए 132, नेपाल के संसद को आप किस नाम से जानते हैं। तो नेपाल के संसद को जल्दी फटाफट बताइए क्या होगा। नेपाल के संसद को आप ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय पंचायत जो है ये नेपाल के संसद के लिए यूज होता है। ठीक है, आपका यहाँ पे जो नेशनल असेंबली है तो नेशनल असेंबली होता है फ्रांस के संसद को कहा जाता है। ठीक है, जातीय संसद ये आपका हो जाएगा बांग्लादेश, और आपका फेडरल असेंबली जो है ये आपका स्विट्जरलैंड के लिए आपका ये फेडरल असेंबली सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO, इसका मुख्यालय बताइए कहाँ पे है। तो ऑप्शन नंबर ए, स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का ये क्या है, हेडक्वार्टर है। पर्यावरण निम्नलिखित में से किससे बनता है। तो बताइए पर्यावरण आपको यहाँ पे देखने के साथ बता देना है कि जैविक संगठक, अजैविक संगठक, ऊर्जा संगठक, ये इन सब से मिलकर बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी से मिलकर बनता है। EPA का पूर्ण रूप क्या है,
फुल फॉर्म तो आपसे खैर पूछा ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी होता है EPA का फुल फॉर्म। अगर पूछेगा इसकी स्थापना आपको बताना है कब हुआ था, तो 2 दिसंबर 1970 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, EPA का। नंबर 136 पे आइए। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता मामलों को चिन्हित करने के लिए सरकार के द्वारा क्या आरंभ किया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, इको मार्क किया गया है, इस्तेमाल यूज किया गया। विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से बताइए कौन सा होगा। विश्व का पूछा है सबसे विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, समुद्र है। बताइए कि एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम इन सब में से क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, डायफ्राम। डायफ्राम को आप देखिए डायफ्राम को आप स्वपोषी के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा क्रस्टेशियाई, इसे आप शाकाहारी उपभोक्ता जो होता है ना, शाकाहारी उपभोक्ता यही होता है। और आपका हैरिंग को आप जो है ऑप्शन ये नंबर तीसरा जो है हैरिंग है, हैरिंग को आप ना मांसाहारी उपभोक्ता के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या रहा था, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत के राज्यों के साथ जो सहायक संधि है वो अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करने का ही एक तरीका रहा था। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित था, बताइए। 140 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे भू राजस्व संग्रह पूछेगा तो दक्षिणी वाले क्षेत्र में रहा था, ऑप्शन नंबर बी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग लेने वाले सिपाहियों में सर्वाधिक संख्या बताइए कहाँ की रही थी, तो लगभग 75,000 जो सैनिक थे वे अवध से रहे थे। कहाँ से, अवध से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन कौन थे बताना है देव समाज के, तो 142 ऑप्शन नंबर बी, शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा देव समाज की स्थापना संस्थापक ही उसके रहे थे। अगर पूछे कि बताइए कि इसकी जो स्थापना है ना ये कब किया गया था, तो 1887 ईस्वी में किया गया था, याद रख लीजिएगा। 143 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था का नाम दे दिया था, किसने कहा था, तो ऑप्शन नंबर आपका सी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भीख मांगने वाली संस्था कहा गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी, मुंडक उपनिषद से। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, महाराष्ट्र का जो आपका ये है कार्ले है, यहीं पे ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था, तो ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत राजधानी के रूप में स्थापित किया था। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था कब, तो ऑप्शन नंबर सी, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। किस मुगल बादशाह ने के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हो गया था, ऑप्शन नंबर ए, अकबर के खिलाफ हुआ था, ठीक है। ये जो एक कहिए कि धर्मगुरु थे, उन्होंने ना सारे धर्मगुरुओं को कहा था कि इनका अकबर का विरोध करने के लिए। नंबर 149, नचिकेता आख्यान का उल्लेख किसमें मिलता है बताइए, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, कठोपनिषद में जो है ना नचिकेता आख्यान का उल्लेख दिया गया है। मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए, पूर्व आर्य काल से मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। एक बात समझिएगा, सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा बताइए प्रचलित थी या नहीं थी, बिल्कुल सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा का चलन होता था। इसका साक्ष्य अगर पूछेगा कहाँ से मिला है, जगह का नाम बताइए, तो आपको ध्यान आ रहा होगा कि मोहनजोदड़ो से एक जो है ये मूर्ति मिला था, एक मोहर पर अंकित किया हुआ एक देवता का कहिए कि मिला था, तो वो ध्यान रखिएगा, वहीं से मोहनजोदड़ो से ही ये चीज़ पता चलता है। तो फ्रेंड्स अभी आपने टोटल जीके जीएस का जो पोर्शन था वो देख लिया।
नंबर, सेट नंबर जो आपका नेक्स्ट आएगा उसे भी आप देख लीजिएगा, यानी कि सेट नंबर जो आपका 6 आएगा उसे भी आप जल्दी से जल्दी क्लियर कर लीजिएगा। 6 to 15 आपको फटाफट करवा दिया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 6 to 15 आपको जल्दी से जल्दी देखना है, जितना फास्ट आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको एडिटोरिया का मैथ्स का क्लास 20 से 30 क्वेश्चन ही सही, बट पर डे आपको रात में कोशिश किया जाएगा 10 बजे, 9 या 10 बजे के आसपास 20 से 30 क्वेश्चन कम से कम अच्छे से मैथ्स को समझाने का मैथ्स का क्लास चलेगा। बिल्कुल भी टेंशन आप इसके लिए ना लें। इस क्लास को देख लीजिए अभी आपने। अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। बीएसएससी का तैयारी जो पहली बार कर रहे हैं, एक बार आप प्लेलिस्ट में आकर चेक जरूर कर लीजिएगा। काफ़ी सारा क्लास आपके लिए अवेलेबल हो चुका है। मैथ्स को फिलहाल छोड़कर मैथ्स भी अब चालू होना स्टार्ट हो चुका है। मैथ्स भी आपके लिए आएगा। स्पीडी साइंस का 20 सीट्स करवाया गया है, उसे आप जल्दी से जल्दी कवर कर लीजिए। अभी स्पीडी साइंस का मॉडल सीट जो आपका 255 या 56 करके था, उसमें से आपको लगभग 45-50 के आसपास हो चुका है। इसे आप क्लियर करिए। इस बार के आपके बीएसएससी एग्जामिनेशन में समझ लीजिएगा इस बात को कि 20 to 25 क्वेश्चन जो है आपका ये मिनिमम रहेगा आपके साइंस से, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। साइंस जो है अब हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते जा रहा है, तो एवरेज आप 25 क्वेश्चन ले लीजिए कि आपका साइंस से आएगा ही आएगा। करेंट का भी 5 से 10 क्वेश्चन रहना है, और आपका बिहार स्पेशल से भी 5 क्वेश्चन आप मान लीजिए। बिहार स्पेशल से 5-10 के बीच में बिहार स्पेशल से रहेगा, तो वो भी आपको करवा दिया जाएगा। एकदम बिल्कुल भी आप टेंशन न लें। पहले आप इसको एडिटोरिया का सीट देख लें, और इसके बाद ये जो आपका किरण का सीट बचा हुआ है वो भी करवा दिया जाएगा। क्लास देखने के 2 से 3 घंटे के बाद आपको क्लास का PDF टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया जाता है। आप वहाँ से अच्छे से और पढ़ाई करिए। बीएसएससी काफ़ी अच्छा खासा जॉब है, तैयारी अच्छे से करिए। 3 से 4 महीने में आपको बोला जा चुका है आपका एग्जाम होगा। जितना ज़्यादा हो सकता है अच्छे से पढ़िए, फोकस्ड रहिए, इधर उधर टाइम बर्बाद मत करिएगा। एग्जाम बहुत ही जल्द आपका होने वाला है। क्यों, सवाल आ सकता है। काफ़ी लोग मैसेज किए कि सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि 3 से 4 महीने में ये जो आपका बीएसएससी है ये एग्ज़ाम ले लेगा। ये तो पंचवर्षीय योजना की तरह चलता है ना, 5 साल 7 साल लगाता है। आपका कहना बिल्कुल सही है। 2014 वाला वैकेंसी 2022 आ चुका है, अभी तक ये इसको क्लियर नहीं कर सका है। इसी वजह से बीएसएससी के ऊपर एक अच्छा खासा धब्बा लगा हुआ है, इसे क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो यही इसी वजह से एक यही लॉजिक है। और थोड़ा बहुत जो पता चल पाता है बीएसएससी का जो अंदर का थोड़ा सा बात होता है, वो थोड़ा सा जो पता चलता है उसी के अकॉर्डिंग आपको कहा जा रहा है कि बीएसएससी अपने ऊपर का लगा हुआ धब्बा को क्लीन करने के लिए बहुत ही जल्द एग्जाम को आपका कंडक्ट करवा लेगा, ठीक है। तो इसीलिए अभी से फुल फोकस्ड रहिए अपने बीएसएससी को लेकर। टाइम बिल्कुल भी बर्बाद मत करिए। चाहते हैं कि इसमें एक सीट अपना निकालना, तो अभी से कोशिश करिए अच्छे से पढ़ाई करने का, ठीक है। क्लास अच्छा लगा हुआ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बने रहिएगा ABC एकेडमी के साथ। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। क्लास में इतना देर बने रहने के लिए आपका थैंक्स।